नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी एमपी राजस्थान में बीजेपी में बड़ी बगावत की, राजस्थान को लेकर कांग्रेस के बड़े प्लान की, बात करेंगे एक देश एक चुनाव में मोदी सरकार को लगे झटके की, अग्निवीर योजना पर फिर उठे सवालों की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात पंजाब में बीजेपी को लगने वाले बड़े झटके की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की शिंदे सरकार को चेतावनी, कहा मंगलवार तक आरक्षण नहीं हुआ लागू तो 25 अक्टूबर से करेंगे भूख हड़ताल। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, कहा कांग्रेस की सरकार बनने पर पिछली बार की तरह हम इस बार भी किसानों का कर्जा करेंगे माफ। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने गोदी मीडिया के खिलाफ खोला मोर्चा, कैश फॉर क्वेश्चन मामले में महुआ ने झूठ खबर दिखाने के लिए 15 मीडिया कंपनियों को भेजा कानूनी नोटिस। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 826 अंक गिरकर 64,572 पर हुआ बंद, निफ्टी 260 अंक फिसलकर 19,282 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी संकट में दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी का ये संकट पार्टी नेताओं ने ही बढ़ाया है। पार्टी कार्यालय पर नेताओं का घेराव हो रहा है, चेतावनी दी जा रही है, नेताओं के पुतले फूके जा रहे हैं, इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, जिसके चलते बीजेपी हाईकमान भी बैकफुट पर है। तो कैसे बगावत ने बीजेपी की बढ़ा रखी हैं मुश्किलें, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होते ही बगावत तेज हो गई है। एमपी के लिए 2 सीट छोड़ सभी पर उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। ऐसे में यहां तो हालात बीजेपी के हाथ से ही निकलते दिखाई दे रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा से लेकर जिन नेताओं की टिकट वितरण में हिस्सेदारी थी, सबके पुतले फूके जा रहे हैं। पार्टी का प्रदेश कार्यालय भी सुरक्षित नहीं है। इस बीच आज पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिससे बीजेपी मुरैना में संकट में दिख रही है। भोपाल में पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को घेरा और अचानक ही खबर आई कि परेशान गुप्ता को हार्ट अटैक आया है। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। बीजेपी में करीब 30 सीटों पर बगावत ने पार्टी के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। जहां पार्टी के दिग्गज नेता बगावत कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, उसमें चाचौड़ा से ममता मीणा जो अब आप की उम्मीदवार हैं, लाहौर से पूर्व विधायक रसाल सिंह बीएसपी से लड़ रहे हैं, भिंड से बीजेपी विधायक संजीव सिंह पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, रेगांव से पुष्पराज बागरी और रानी बागरी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो सीधी से बीजेपी विधायक केदारनाथ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बगावत राजस्थान में भी चल रही है। उदयपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही रैली निकाली और नारे लगाए, तारा हमें मंजूर नहीं। ताराचंद के खिलाफ उदयपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर पारस सिंघवी ने पार्टी से इस्तीफा देने का भी संकेत दिया है। असीत सीट जब्बर सिंह और मांडलगढ़ पर गोपाल खंडेलवाल की उम्मीदवारी को लेकर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है और पार्टी से टिकट बदलने की मांग की है। राजसमंद, अलवर, बूंदी और जयपुर में भी टिकट को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी ने विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काट दिया, जिसके बाद आक्या ने पार्टी को 2 नवंबर तक का वक्त दिया है और कहा है कि टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में मचे बवाल से कांग्रेस की बल्ले बल्ले है। इधर राजस्थान में गहलोत की बल्ले बल्ले है। विधानसभा चुनावों में टिकट बंटवारे के बाद से ही बीजेपी में बगावत का तूफान उठा हुआ है। बीजेपी ने कई दिग्गजों के टिकट काट दिए हैं, लेकिन इन टिकट को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे बीजेपी खुद ही मुश्किल में दिख रही है। राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। तो क्या कहा है गहलोत ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में कांग्रेस ने 76 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही प्रचार अभियान भी तेज किया गया है। राज्य के सीएम अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऐलान कर दिया कि राज्य में सरकार बनने पर इस बार कर्नाटक का मॉडल लागू करेंगे। जो योजनाएं कर्नाटक सरकार ने लागू की हैं, उन्हें राजस्थान में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी में जो भी सच बोलता है उसे सजा दे दी जाती है। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से वसुंधरा राजे सिंधिया और कैलाश मेघवाल के साथ सुरसागर
विधायक सूर्यकांता व्यास को तकलीफ हुई है। व्यास को इसलिए सजा दी गई क्योंकि उन्होंने हमारी सरकार की तारीफ की थी, हमारी योजनाओं की तारीफ की थी, मेरे बारे में 2 बार कमेंट कर दिया, आशीर्वाद दे दिया और इसके लिए सजा दी गई। बीजेपी कह रही है कि सूर्यकांता की उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन उन्होंने सूर्यकांता से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टिकट दिया है। गुजरात मॉडल को लेकर जो राजस्थान में कोशिश की गई थी वो पूरी तरह से फेल हो गई है। रुपए खाने तक के आरोप लग रहे हैं और ऐसा माहौल किसी पार्टी ने नहीं देखा। गहलोत ने कहा कि बीजेपी को अपनी हार का एहसास हो चुका है और इसलिए अब उन्होंने कांग्रेस के सामने ईडी को खड़ा कर दिया है। राजस्थान में लगातार हो रही ईडी की रेड इस बात का सबूत है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। राजस्थान की जनता का विश्वास जीतने में असमर्थ भाजपा अब कांग्रेस को परेशान करने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। गहलोत के दावे से बीजेपी खेमे की चिंता बढ़ गई है। चिंता तो चुनाव आयोग ने भी बीजेपी की बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन 2024 में संभव नहीं है। चुनाव आयोग के इस रुख से मोदी सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे की हवा निकल गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन इन दावों पर चुनाव आयोग ने पलीता लगा दिया है। इस साल हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन खासा बिजी है। उसके बाद आयोग 2024 की तैयारी में जुट जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग के पास वक्त की काफी कमी है, क्योंकि आयोग को 18वीं लोकसभा के लिए मई 2024 में चुनाव कराना है। एक देश एक चुनाव को लेकर लॉ कमीशन तैयारियों में जुटा है, तो चुनाव आयोग ने नई व्यवस्था को लागू करने के लिए 1 साल का वक्त मांगा है। आयोग ने पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने जैसी कई वजह गिनाई हैं, तो लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाने के अंतिम दौर में है। 2024 और 2029 में एक साथ चुनाव कराए जाने की स्थिति में मशीनों की संख्या को लेकर चुनाव आयोग पहले ही विधि आयोग को जानकारी दे चुका है। एक वोटिंग मशीन में 3 हिस्से होते हैं, जिनमें कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट शामिल है। 2024 के लिए 11,49,000 अतिरिक्त कंट्रोल यूनिट, 15,97,000 बैलेट यूनिट्स और 12,37,000 वीवीपैट की जरूरत होगी। इसमें 5200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 2029 में इलेक्शन कमीशन को 53,76,000 बैलेट यूनिट्स, 38,67,000 कंट्रोल यूनिट्स और 41,65,000 वीवीपैट की जरूरत होगी। इसकी बड़ी वजह पोलिंग स्टेशंस और मतदाताओं की बढ़ती संख्या है। खबरों की माने तो चुनाव आयोग वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर और चिप की कमी को लेकर भी चिंता जाहिर कर चुका है। दरअसल ईवीएम और वीवीपैट यानी वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों में चिप मुख्य रूप से इस्तेमाल होती है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ही ईसी को करीब 4 लाख मशीनों की जरूरत है। मशीनों की इन मौजूदा जरूरत में विधानसभा चुनाव को तो शामिल ही नहीं किया गया है। इससे पहले भी चुनाव आयोग संसद की स्थायी समिति के सामने सेमीकंडक्टर की कमी का जिक्र कर चुका है। अब चुनाव आयोग ने ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं, जिससे बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। इधर महाराष्ट्र में भी बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां महिलाओं, दलित और आदिवासी वर्ग के उत्पीड़न की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आती हैं। कमजोर को दबाया जा रहा है। मणिपुर के हाल तो दुनिया के सामने हैं। एमपी में आदिवासी युवक के उत्पीड़न का मामला भी लोग भूले नहीं हैं। आरोप सत्ताधारी दल या उससे जुड़े लोगों पर ही लग रहा है और अब महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है और आरोप एक बार फिर बीजेपी पर लग रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बीड जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है। यहाँ एक आदिवासी महिला को बिना वस्त्र के सड़क पर दौड़ाने का मामला सामने आया है। जिन लोगों पर आरोप है वो प्रभावशाली हैं, सत्ता से जुड़े हैं, ये भी कह सकते हैं कि सरकार चला रहे हैं, क्योंकि आरोप राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विधायक की पत्नी पर लग रहे हैं। घटना से जुड़ा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ पुलिस खामोश बनी रही, लेकिन जब वीडियो सामने आया तो दबाव में पुलिस ने विधायक की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित आदिवासी महिला ने बयान दिया है कि आष्टी के बीजेपी विधायक सुरेश धस की पत्नी प्राजक्ता धस के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, कपड़े फाड़ दिए। पीड़ित आदिवासी महिला का आरोप है कि पूरा मामला उनकी पुश्तैनी जमीन को लेकर है, जिसे बीजेपी विधायक की पत्नी हड़पना चाहती है और जिस समय उसके साथ ये सब कुछ हुआ विधायक की पत्नी प्राजक्ता मौके पर ही मौजूद थी और अपने साथ आए लोगों को निर्देश दे रही थी। फिलहाल आष्टी पुलिस स्टेशन में बीजेपी विधायक सुरेश धस की पत्नी प्राजक्ता धस और उनके सहयोगी रघु
जगदाले और रघु पवार के खिलाफ SC/ST एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाते हैं। पार्टी ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि शर्मनाक, महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक की पत्नी ने एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर पीटा। आदिवासी महिला खुद को बचाने के लिए सड़क पर बिना निर्वस्त्र दौड़ रही है। बीजेपी शासित राज्यों में आदिवासियों पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। हमारी मांग है कि इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आदिवासियों को लेकर पीएम मोदी के दावे फिर खोखले साबित हो रहे हैं। इधर अग्निवीर स्कीम को लेकर भी मोदी के दावों की पोल खुलती जा रही है। देश में एक और अग्निवीर शहीद हो गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है कांग्रेस ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। सियाचिन में तैनात अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण की एक ऑपरेशन के दौरान जान चली गई। लक्ष्मण भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर का हिस्सा थे और जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे देश में हलचल मच गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे मोदी सरकार की अग्निवीर योजना को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना जाबाज सैनिकों का अपमान करने के लिए बनाई है। अग्निवीरों की शहादत को मानने से बीजेपी इनकार कर देती है और इसके बाद उनके परिवारों को ना तो पेंशन मिलती है और ना ही कोई अन्य लाभ मिलता है। राहुल का जवाब बीजेपी के पास नहीं था तो सेना को आगे किया गया। सेना की ओर से एक्स पर एक पोस्ट किया गया। अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण के परिवार को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की जाएगी, लेकिन उसके परिवार को पेंशन और उससे जुड़े लाभ नहीं मिलेंगे। ये साफ हो गया। कर्नल रोहित चौधरी ने भी इसे लेकर के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ बार बार खिलवाड़ कर रही है। महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद युद्ध क्षेत्र के बेहतर सिपाही बन पाते हैं। रेगुलर आर्मी के सिपाही कई वर्षों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हर परिस्थिति के लिए एक बेहतर सिपाही बन पाते हैं, लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग वाले अग्निवीर से क्या हम ये उम्मीद रखें कि वे हर स्थिति के लिए वेल ट्रेन्ड सिपाही होगा? ये एक बड़ा सवाल है। कर्नल चौधरी ने कहा कि साफ कर दिया गया है कि अगर रोहित की 1 साल की ट्रेनिंग होती तो उसकी जान बच सकती थी। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किए हैं। मोदी सरकार से हमारे सवाल हैं, युवाओं, सैनिकों और देश के लिए घातक अग्निपथ स्कीम क्यों लागू किया गया? मोदी जी, आपने अपने ही सेना में भेदभाव की स्थिति क्यों पैदा की? यूनिटों में अग्निवीरों को 4 साल, यानी ये सेना में केवल 4 साल के लिए ही है कहा जा रहा है। अग्निवीरों की शहादत को सम्मान देना और उनके परिवारों की देखभाल देश की जिम्मेदारी है, इसलिए इन्हें रेगुलर सैनिकों की तरह ही सम्मान दिया जाए। अग्निवीर योजना शुरुआत से ही सवालों में है। सवालों में तो इजराइल भी है। आज हमास और इजराइल जंग को 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल राहत की कोई खबर आती नहीं दिख रही है। वहीं फिलिस्तीन में मासूम लोग काल के गाल में समा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की खामोशी भी सवालों में है। तो क्या है इजराइल और फिलिस्तीन में ताजा हालात, देखते हैं ये रिपोर्ट। 57 मुस्लिम देशों ने अब इजराइल को सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने तो साफ चेतावनी दी है, अगर गजा की जमीन पर इजराइल के सैनिक घुसे और गजा पर कब्जा किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। इस बीच इजराइल लगातार गजा और वेस्ट बैंक को निशाना बना रहा है। पिछले 24 घंटों में गजा में की जा रही इजरायली कार्रवाई में 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब तक 5000 से ज्यादा बेकसूर लोगों की जान इजराइल की कार्रवाई में जा चुकी है। इजराइल शरणार्थी कैंपों को निशाना बना रहा है। इजराइल की कार्रवाई में सबसे ज्यादा जान महिलाओं और बच्चों की जा रही है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि इजराइल ने गजा में जमीनी कार्रवाई की कोशिश शुरू की। गजा में इजरायली सैनिक घुसे, जहां उनका हमास के लड़ाकों से सामना हुआ और इजराइल के सैनिकों को अपने टैंक और दूसरे मिलिट्री वाहन छोड़कर वहां से भागना पड़ गया। इस दौरान एक इजरायली सैनिक की जान चली गई। कई मुस्लिम देशों ने अब इजराइल के लोगों का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी कर ली है। ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की और मिस्र भी हमास को अंदर खाने से ताकतवर करने में जुटा है। हमास नेता इस्माइल हानिया ने कहा, मुस्लिम देश आधे और चौथाई समाधान के लिए नहीं, बल्कि गजा के पूरे समाधान के लिए एकजुट हैं। सऊदी अरब और पूरे अरब पर हमारा भरोसा है कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई में सभी मुस्लिम देशों की मेजबानी होगी। हमारा भरोसा बड़ा है कि यह संघर्ष बर्बाद नहीं होगा। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
ऐसा तो कम ही दिखाई देता है। कल भारत और न्यूजीलैंड का धर्मशाला में मैच हुआ, उसको बैठकर वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक साथ बैठकर हंस बोल कर देखा। काश इस तरह का नज़ारा खेल मैदान के अलावा राजनीति के मैदान में भी दिखाई पड़े, तो ना तो किसी को गोली मारने की बात कही जाएगी और ना किसी को गाली देने की नौबत आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ मिजोरम और तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव हैं, जिसे लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर भी हलचल तेज है। खासकर चुनावों से पहले कांग्रेस की ताकत बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी छोड़कर गए दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह अब वापसी के संकेत दे रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कहते हैं राजनीति में ना कोई किसी का दुश्मन होता है और ना कोई दोस्त। मौका देखकर नेता दल बदल करते हैं। कल तक अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस को कोसने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह अब हाथ का दामन फिर से थामने के संकेत दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की हलचल है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दोबारा कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर के अधिकारी तौर पर ना तो कांग्रेस और ना ही सिंह की तरफ से कुछ कहा गया है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सिंह के संपर्क में बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, अटकलें ये भी हैं कि इस दौरान उनकी कांग्रेस में वापसी को लेकर के भी बात हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी की बेरुखी के बाद उन्होंने कांग्रेस की तरफ एक बार फिर उम्मीद भरी नजरों से देखा है। दरअसल संभावना जताई जा रही थी कि सिंह को बीजेपी केंद्रीय मंत्री या राज्य के राज्यपाल का जिम्मा सौंप सकती है। हालांकि करीब 1 साल के बाद भी उन्हें लेकर के बीजेपी ने बड़ा फैसला नहीं लिया है, इसलिए वो अब फिर से हाथ थामने की कोशिश में है। लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा था तो पार्टी को काफी भला बुरा कहा था। एक कार्यक्रम के दौरान सिंह ने कहा था कि राहुल को नेता के तौर पर विकसित होने की जरूरत है। बीते साल उन्होंने कहा था मेरे परपोते हैं तो वो मेरे सामने क्या हैं, वे मेरे बच्चे जैसे हैं, उनके पिता मेरे दोस्त थे, ऐसे में वो क्या हुए। केवल इसलिए कि वह 50 के आसपास पहुंच गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आइंस्टाइन हैं। इतना ही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो ये भी बोल गए थे कि वो अन्य राजनेताओं की तरह साधारण नेता हैं। उन्हें समय के साथ बढ़ना होगा, उन्हें समय के साथ अनुभव लेना होगा। यही मैं राहुल गांधी के बारे में बोलता था कि उन्हें समय के साथ विकसित होना होगा, वो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं। इस बेबाक बोल के बाद उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा था, लेकिन अब चुनाव से पहले फिर से वापसी के संकेत भी दे रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।